सबसे मेन पॉइंट जो है जिसके लिए आज मैंने अपनी लास्ट क्लास रखी थी इनकम टैक्स की, वो सबसे मेन पॉइंट है हाउ टू रिवाइज एडवांस टैक्स। देखो हमारा जीएसटी कंप्लीट हुआ, 99 लेक्चर, सबसे ज़्यादा लेक्चर मेरे इस बैच में लगे हैं और मैंने पूरे जान से काम किया। मुझे मेरा दिल जानता है कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी इस बैच से, और मेरे को बहुत मतलब अगर मैं फिंगर क्रॉस करके बोलूँ ना, मुझे बहुत अच्छी इंट्यूशन आ रही है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है भगवान जी की दया से कि मुझे पता है कि ये वाला बैच बहुत बढ़िया रिजल्ट निकालेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट निकालेगा अगर आप मेहनत करोगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बट मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि जो नॉलेज आपके पास है ना, वो नॉलेज कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। मतलब पूरी जान लगा दी सर, मतलब मेरे अंदर जो चीज़ थी वो निकाल के मैंने आपको दे दी है। तो फाइनली जीएसटी हमने कंप्लीट किया था 99 लेक्चर, आज हमारा 47 लेक्चर, आज हमारा इनकम टैक्स कंप्लीट हो गया। 5 हेड के 50 लेक्चर अलग हैं, वो मैंने पहले भी कहा था, वो एडिशनल है, वो देखने हैं तो देख सकते हो। अगर 5 हेड स्ट्रॉन्ग है उनको आप छोड़ सकते हो। 47 लेक्चर जो है वो तो देखने ही देखने, ऑब्वियस सी बात है, वो हमने पूरे कंप्लीट कर दिए। अब कस्टम के बचे 8-9 लेक्चर जो हमारे बैलेंस बचे, उसको हम कस्टम को जो है वो भी स्टार्ट कर देंगे। अब मेन मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि सर हाउ टू रिवाइज एडवांस टैक्स, क्या हमें एडवांस टैक्स रिवाइज कैसे करना है। मेन मुद्दा है ये कि हमारे अब दिसंबर में एग्जाम है, अब 3 महीने बचे हैं। 3 महीने का मतलब अगस्त खत्म हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर, और दिसंबर का महीना आप 10 दिन काउंट करो, 15 दिन काउंट करो, क्योंकि उसके बाद तो आपके एग्जाम ही है। मैं कहता 20-21 तारीख को आपके एग्जाम है। अब इतने दिनों में कम से कम 3 बार हमें एडवांस टैक्स कैसे रिवाइज करना है वो मैं शेड्यूल आपको देने जा रहा हूँ जी। और एक बात और सुन लेना, मेरी बात कान खोल के जी, जो मेरे रिवीजन लेक्चर होंगे वो इन एडिशन टू ये 3 रिवीजन होंगे। मेरी रिवीजन काउंट मत करना कि अच्छा मतलब 2 रिवीजन हमें करनी है, 1 करवाएंगे सर। अगर कोई बच्चा ऐसा भूल के भी करेगा, मैं क्लियरली बोल दूं आपके नंबर नहीं आएंगे जी। और जो इस बार बच्चों के एडवांस टैक्स में अच्छे खासे नंबर आए हैं, एग्जाम्शंस बहुत सारी आई हैं, वो रीजन उसका एक है कि उन बच्चों ने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं किया, कॉन्फिडेंस किया, ठीक है, एग्जाम में जबरदस्त तैयारी की, तब जाके उनके नंबर आए हैं। तो आपके ना दिमाग में ये ना हो कि नहीं यार मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया बहुत बड़े तरीके से, अब मेरे को कुछ नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब कम से कम मैंने बोला कि कम से कम आपको 4 से 5 घंटे डेली एडवांस टैक्स को देने पड़ेंगे, तब जाके आपका ग्रुप निकलेगा बढ़िया तरीके से। सर एडवांस टैक्स ही ऐसा पेपर होता है जो ग्रुप कई बार निकलवाता है, और यही पेपर ऐसा होता है जो ग्रुप कई बार अटकवाता भी है। बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ एडवांस टैक्स, और बहुत सारे बच्चे रैंक भी लेके आते हैं जब तीनों ग्रुप देते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ एडवांस टैक्स, और बहुत सारे बच्चे ग्रुप 1 भी क्लियर करते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ एडवांस टैक्स। तो हर कैटेगरी के बच्चे मिलेंगे जिनके इसमें नंबर आ रहे हैं, जिनके इसमें नहीं आ रहे, तो हमें उन कैटेगरी के अंदर बनना है कि हमारा ये पेपर ऐसा बने कि इसकी वजह से हमारा रैंक आए, अगर हम 3 पेपर दे रहे हैं, और इसकी वजह से अगर हमारा ग्रुप 1 क्लियर होता है तो भी ग्रुप 1 एडवांस टैक्स की वजह से क्लियर हो। क्योंकि सर आपका ये लास्ट बैच है, ऑलमोस्ट लगा लो ये लास्ट बैच ही है, ठीक है जी, ऑलमोस्ट, क्योंकि आपका नए सिलेबस में प्रोफेशनल में एडवांस टैक्स खत्म हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जितनी नॉलेज आप लेके जा सकते हो ना, सिर्फ बता रहा हूं आपको बहुत आगे जाके फायदा होगा। आप मुझे याद करोगे जब सीएस बनने के बाद आप आगे जाओगे, ठीक है जी। अच्छा अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब रिवाइज आपने कैसे करना है एडवांस टैक्स को, वो एक बार मैं आपको बता दूं जी। 3 रिवीजन मैंने प्लान किए हैं। 3 रिवीजन अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे आपको 3 रिवीजन हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, अगर आप प्लान करके चलोगे इस तरह से। अगर आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे तो आप अपने रिवीजन प्लान कर सकते हो, बट ये टाइम टेबल बिल्कुल कंफर्टेबल है कि अगर मैं सीएस कर रहा होता या मैं अगर एडवांस टैक्स रिवाइज करता तो मैं किस तरह से करता। तो मैंने यहाँ पे 3 बाइफर्केशन किए हैं। एक तो मैंने किया फर्स्ट रिवीजन, एक मैंने किया सेकंड रिवीजन, एक मैंने किया थर्ड रिवीजन। अब फर्स्ट रिवीजन जो है 1 सितंबर मतलब कल से, आज हमारी 31 अगस्त है ना, तो 1 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक आपकी फर्स्ट रिवीजन होगी। अप्रोक्सीमेट कितने दिन मिल रहे हैं? 50 दिन मिल रहे हैं। सितंबर का पूरा महीना मिल रहा है हमें, 20 दिन अक्टूबर के मिल रहे हैं, 50 दिन मैंने आपको दिए हैं पहली रिवीजन के लिए। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। फिर 21 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर 35 दिन मैंने आपको सेकंड रिवीजन में दिए हैं, और फिर 26 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक 20 दिन मैंने थर्ड में दिए हैं, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद आपके पास जो पेपर नंबर 1, 2, 3 होगा उसके लिए आप रिवीजन करोगे। तो मैं ये मान के चलूँगी 15 दिसंबर तक आप टैक्स पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर आपका पढ़ना है नहीं पढ़ना वो आपकी मर्जी है, बट 3 रिवीजन आपकी प्लान हो चुकी है। अब वो 3 रिवीजन आपने प्लान कैसे करनी है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कल हमारी 1 सितंबर है, तो सबसे पहले ना आपने रिवाइज पता क्या करना है? जीएसटी जो हमने स्टार्टिंग में किया था। अब जीएसटी जो हमने स्टार्टिंग में किया ना, सबसे पहले वो रीजन करो। रीजन क्योंकि जीएसटी हमारे एग्जाम में 60 नंबर का है जी, और आप समझ सकते हो कि अगर मेरे 60 में से 60 नंबर हो सकते हैं पक्के,
तो सर एडवांस टैक्स में 70, 80 या 90 लेना भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 90 भी आपके बन सकते हैं, बच्चों के आते नहीं है। इस बैच के अंदर भी आपने चेक किया होगा 70, 80 हाईएस्ट है, बट 70, 80 भी कम नहीं है सर, 78 भी कम नहीं है। एडवांस टैक्स में 78 नंबर लेना मतलब भाई साहब शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात है। मतलब 78 का मतलब बहुत बढ़िया लेवल की नॉलेज होना एडवांस टैक्स के अंदर खास तौर पे। और वो 78 बहुत सारे बच्चों के नहीं आएंगे, आएंगे बहुत कम बच्चों के, बट वो उन बच्चों के होंगे जो डेडिकेटली पढ़ेंगे। बट मैं तो ये चाहता हूं कि आप 80 प्लस वाली कैटेगरी में जाओ, बट कहने से 80 प्लस कैटेगरी नहीं आती, कहते तो बहुत लोग हैं, आते बहुत कम लोगों के हैं जी। तो वो 80 प्लस वाली कैटेगरी भी कैसे क्रिएट हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा जी। अब यहाँ पे देखना जी, सबसे पहले रिवीजन जो है हम पहले पढ़ेंगे जीएसटी। अब जीएसटी जो है ना उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ए कैटेगरी के चैप्टर, बी कैटेगरी के चैप्टर, सी कैटेगरी के चैप्टर। ए कैटेगरी के चैप्टर का मतलब क्या है? अब जो आपके ए कैटेगरी के चैप्टर है ना, मतलब ए कैटेगरी के चैप्टर मतलब क्या है, जो आपको हर रिवीजन में करने ही करने हैं। मतलब चाहे मैं रिवीजन 1 करूं, चाहे मैं रिवीजन 2 करूं, चाहे मैं रिवीजन 3 करूं, ये 3 रिवीजन जब होगी ना तो ए कैटेगरी के टॉपिक जो हैं उसको आप स्किप नहीं कर सकते। बस ये बात ध्यान दो। सर क्या मैं इन टॉपिक को स्किप कर सकता हूं? आंसर इज नो। मतलब 3 रिवीजन अगर करोगे ना तो तीनों रिवीजन में ए कैटेगरी के टॉपिक तो होंगे ही होंगे, उसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। तो ए कैटेगरी कौन सी है? अभी ना मैं इसको नोटिंग भी करवा दूंगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से बैठ के नोटिंग कर लेना, अपने दीवार पे चिपका लेना कि मैंने क्या प्लान बताया था, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना। अब कैटेगरी ए में कौन कौन से हैं जी? कैटेगरी ए में टॉपिक कौन कौन से हैं? सप्लाई का चैप्टर हो गया जी, सप्लाई का चैप्टर हो गया, कॉम्पोजिशन लेवी का चैप्टर हो गया, आईटीसी का चैप्टर हो गया, साथ में पेमेंट वाला चैप्टर कि हमें आईटीसी कैसे क्लेम करना है, हमें जीएसटी की पेमेंट कैसे करनी है, लाइबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, वो सारी की सारी बातें इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। वैल्यूएशन का चैप्टर हो गया जी, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर हो गया, आरसीएम विद एग्जम्पशन की लिंकिंग जो हमने क्लास में की थी कि आरसीएम को एग्जम्पशन से लिंक करना, वो बातें हो गई जी। रिफंड वाला चैप्टर हो गया, इनवॉइस वाला चैप्टर हो गया, और रिटर्न वाला चैप्टर हो गया जी। ये जो है ये आपका ए कैटेगरी के टॉपिक है। मतलब ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर जो है किसी भी हालात में आप स्किप नहीं कर सकते, बस ये बात ध्यान दो, दैट इज ए कैटेगरी टॉपिक। अब इसकी रिवीजन कैसे करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं कैटेगरी दिखा रहा हूं कि ए कैटेगरी में कौन से हैं, बी कैटेगरी में कौन से हैं, सी कैटेगरी में कौन से। तो कैटेगरी ए में टॉपिक समझ में आ गए, टोटल मिला के 9 टॉपिक हैं, 9 टॉपिक आपके ए कैटेगरी में है। मतलब ये 9 टॉपिक ऐसे हैं कि अगर 60 नंबर का जीएसटी है तो अभी मान के चलो कि 35 नंबर इनके हैं। मतलब अगर हमारे एग्जाम में 60 नंबर का जीएसटी है तो 35 से 40 नंबर की वेटेज जो है ना वो इन टॉपिक की है। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, अगर आपने ये टॉपिक सही ढंग से कर लिए तो आप मार जीएसटी में नहीं खाते। बट पेपर कहां से बनेगा उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ जो मेरे अकॉर्डिंग जो अभी तक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज द बेस्ट टॉपिक जो एग्जाम में 35 से 40 नंबर की वेटेज लेके चल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बी कैटेगरी की बात करूंगा जी, अब बी कैटेगरी में कौन कौन से हैं? बी कैटेगरी में आपका ई वे बिल वाला चैप्टर आ गया। अच्छा बी कैटेगरी का मतलब क्या है? बी कैटेगरी का मतलब यह है कि इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, करने ये भी है, बट जिस तरह से आप ए कैटेगरी के टॉपिक करोगे उसमें 5% आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही कम कर दो, करने हैं इसको भी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्या पता पेपर पूरा का पूरा बी कैटेगरी में से बन जाए, तो मेहनत आपको पूरी करनी है। बट हाँ जो ए कैटेगरी के टॉपिक है उससे थोड़े से कम लेवल पे जो है वो बी कैटेगरी के हैं। फॉर एग्जाम्पल ई वे बिल का टॉपिक हो गया जी, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक हो गया, डिमांड एंड रिकवरी वाला टॉपिक हो गया, अपील वाला टॉपिक हो गया, एडवांस रूलिंग वाला टॉपिक हो गया। ये 5 टॉपिक आपके बी कैटेगरी में हैं, जिसमें से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, कई बार क्वेश्चन बनेंगे, आगे भी बनेंगे, बन भी चुके हैं, तो ये बी कैटेगरी के हैं। सी कैटेगरी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? सी कैटेगरी में आपका असेसमेंट वाला टॉपिक हो गया, ऑडिट वाला टॉपिक हो गया, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो गया, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला हो गया, कॉम्पनसेशन एक्ट हो गया, या जो छोटे मोटे और प्रोविजन है, आईजीएसटी एक्ट की इंट्रोडक्शन हो गया, यूटी जीएसटी की इंट्रोडक्शन हो गया। मतलब जो आपके छोटे मोटे और टॉपिक होंगे वो सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, सी कैटेगरी के अंदर। तो वो ए कैटेगरी है, ठीक है, फिर बी कैटेगरी है, फिर सी कैटेगरी है। तीनों कैटेगरी मैंने डिवाइड कर दी कि तीनों कैटेगरी कौन कौन सी है टॉपिक वाइज। अब बच्चा ये बात कर रहा है सर कैटेगरी तो हमें समझ में आ गई है, बट एक बात तो अब ये ए कैटेगरी के टॉपिक या बी कैटेगरी टॉपिक को हमें डेज कैसे लगाने हैं? देखो मैंने क्या बोला कि रिवीजन 1 में 50 दिन है, तो 50 दिन सिर्फ जीएसटी के नहीं है, 50 दिन इनकम टैक्स और जीएसटी के हैं। मैं कस्टम की बात क्यों नहीं कर रहा? कोई कस्टम के लेक्चर अभी मैं लूंगा, आपको मैंने पहले ही बोला कस्टम के लेक्चर में आपको जो दूंगा वही से मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ताकि यूट्यूब वाले बच्चों को भी कंफर्ट फील हो कि कस्टम में कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि ना बच्चे कई बार कस्टम से डरते हैं कि हाय कस्टम, हाय कस्टम, हाय कस्टम 10 नंबर का है, ठीक है। तो वो यूट्यूब पे भी होंगे, इवन आप भी बाद में कस्टम को यूट्यूब से भी देख सकते हो, ठीक है जी। तो वो कस्टम की रिवीजन आप साथ साथ करोगे, कस्टम मैं कराऊंगा साथ साथ रिवाइज होगा, तो कस्टम को दोबारा से अभी रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो रिवीजन 2 में कर सकते हो, रिवीजन 1 में आप छोड़ सकते हो, क्योंकि रिवीजन 1 में कस्टम साथ के साथ चल रहा है। अब देखो जी, ए कैटेगरी के टॉपिक जो हैं, कंपनसेशन एक्ट खत्म नहीं हुआ यार, 2026 तक कंटिन्यू हुआ है, 2026 तक कॉम्पनसेशन एक्ट कंटिन्यू हो चुका है, तो वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। अब आगे आओ, अब देखो ए कैटेगरी के टॉपिक को मेरे अकॉर्डिंग 20 दिन आपको ए कैटेगरी के टॉपिक को देना चाहिए, बी कैटेगरी के टॉपिक को 10 दिन देने चाहिए, सी कैटेगरी के टॉपिक को 5 दिन चाहिए, तो मतलब 35 दिन में आपका जीएसटी पूरा रिवाइज, मतलब 50 में से ना 35 दिन जो है वो आपको किसको देने हैं, जीएसटी को देने हैं। 50 में से 35 दिन जो है आपको किसको देने हैं, जीएसटी को देने हैं, मतलब 35 दिन इज इक्वल टू 60 नंबर, 35 डेज इज इक्वल टू 60 मार्क्स, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ये मेरी बात समझ में आती है। अब रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है। अब देखो, जिन बच्चों की अभी क्लासेस चल रही हैं या कई ऐसे बच्चों के जो अभी क्लासेस ले रही हैं, तो फिर तो आपका मेन मकसद क्या है कि आपको क्लास देखनी है, उसके साथ ही आपको रिवाइज करना है, आपको सही टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना है, आपका टारगेट होना चाहिए। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात करूँगा मैं। तो आपको रिवाइज कैसे करना है, जो आपने क्लास में नोट्स बनाए, मुझे नहीं पता कितने पेज के बने, 400 पेज के बने, 500 के बने, 600 के बने, जो भी नोट्स आपके बने, साथ में आप बेरेक्ट लेके बैठ जाओ, जो मैंने आपको बुक दी है बेरेक्ट की, ठीक है जी, बेरेक्ट वाली बुक, दूसरी बुक नहीं कह रहा मैं, बेरेक्ट वाली बुक कह रहा हूँ, वो आप साथ में लेके बैठ जाओ। अगर वो जरूरत पड़ रही है, मतलब कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आप वहां से रीड कर सकते हो, अगर वो रिक्वायर्ड है तो। नहीं तो जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो अपने आप में ही एक बुक है, अपने आप में ही एक बुक है, अपने आप में ही वो एक्ट है, उसमें सब कुछ कवर है, 100% कवरेज है। बट अगर फिर भी आपको लग रहा है कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरी बुक नहीं देखोगे, दूसरी बुक भी आप देख सकते हो, एक्ट भी आप देख सकते हो, बट ये थोड़ा कि एक्ट से पढ़ने में हमें कंफर्ट फील होगा, क्योंकि हमने पूरे सेशन में एक्ट ही पढ़ा है, तो थोड़ा सा ना और इजीली कंफर्ट होगा कि हम पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो नोट्स प्लस में एक्ट जो भी आपका अगर आपको रिक्वायर्ड है, कहीं पर भी रिक्वायर्ड है उसमें, अब ये नहीं है सिर्फ आपने चैप्टर रिवाइज किए, जहां चैप्टर 1 2 3 4 कंप्लीट हो रहे हैं, साथ में क्वेश्चन बैंक 1 जो मैंने आपको दिया, क्वेश्चन बैंक 2 जो आपको दिया, क्वेश्चन बैंक 3 जो आपको दिया, अब ये तीनों क्वेश्चन बैंक आपको साथ के साथ कंप्लीट करने हैं, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। और जिन बच्चों के पास मेरे क्वेश्चन बैंक नहीं है, ठीक है जी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी डाल दूंगा, जिन बच्चों को एडवांस टेक्स्ट रिवाइज करना है तो कैसे करना है, उनके पास मेरे क्वेश्चन बैंक तो होंगे नहीं, क्योंकि वो रेगुलर बैच के बच्चे अगर नहीं है, तो अगर वो स्कैनर मार्केट से ले ले, स्कैनर यूज कर सकते हैं, नहीं तो वो सीए फाइनल वाले क्वेश्चन जीएसटी में उनके सीए वाली वेबसाइट पे जाके वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जी, तो वो बच्चे वो काम कर सकते हैं। नहीं तो जो क्लास वाले बच्चे क्वेश्चन बैंक 1 2 3 आपको दिए, 1 और 2 आपको दे दिया, 3 भी बहुत जल्दी आपके पास आ रहेगा जी, ठीक है। तो मतलब तीनों क्वेश्चन बैंक आपने चैप्टर वाइज साथ में कंप्लीट करने हैं, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, सुन रहे हो मेरी बात, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और फिर आपने डेली जब आप रिवीजन करते हो, जब आप रिवीजन करते हो तो 1 से 2 क्वेश्चन आपने विद फुल प्रेजेंटेशन लिख के देखने हैं। मतलब अगर कोई बच्चा ये वाला काम नहीं करेगा ना, मैं सिर्फ बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा ये वाला काम नहीं करेगा तो ऊपर वाला सारा काम वेस्ट है जी, मैं सही बता रहा हूं, ऊपर वाला जो आपने ऊपर काम किया ना, ऊपर वाला सारा काम वेस्ट है अगर आपने प्रेजेंटेशन के साथ आंसर नहीं लिख के देखा। आप एक रूटीन लेके चलो कि मुझे एक थ्योरी वाला क्वेश्चन लिख के देखना है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है जी, आधा घंटा मुझे लगाना है, आधा घंटा विद प्रेजेंटेशन, विद प्रेजेंटेशन मुझे 2 क्वेश्चन करने हैं, मैं 2 से ऊपर नहीं कह रहा, एक थ्योरी वाला करके देखो, एक अपना प्रैक्टिकल करके देखो, ताकि आपको ये फील हो कि हम कितने टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं और हमारी प्रेजेंटेशन किस तरफ जा रही है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप 80+ लेना चाहते हो, अगर आप 80+ लेना चाहते हो तो सबसे मेन काम क्या है कि घर में प्रैक्टिस जरूर करनी है। सर सिंपल सी बता, आप दूसरों पे ना डिपेंडेंट होना बंद हो जाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे ऊपर भी डिपेंडेंट मत हो सर ना, ये नहीं विवेक सर की रिवीजन आएगी हम तो उसकी वेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप प्रोफेशनल के बच्चे हो सर, आप प्रोफेशनल के बच्चे हो, आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो, और आपको तो आगे जाके बहुत बड़े बड़े काम करें तो आप किस पे डिपेंडेंट क्यों हो रहे हो, ठीक है ना। तो मतलब मेन काम क्या है कि हमें सेल्फ असेस करना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि अगर वो काम करेगा तो हम काम करेंगे, ऐसे के तैसे, ऐसे एग्जाम नहीं निकलेंगे सर। आपको मैंने पहले भी कहा कि मैं रिवीजन लेके आऊंगा, वो इन एडिशन टू, ये 3 रिवीजन होगी, ये 3 रिवीजन के अलावा मेरी रिवीजन होगी सर, ये 3 में इंक्लूड नहीं होगी। मेरे मतलब मेरे को मिला के कितनी होगी, 4 रिवीजन, तब जाके हमारे 80+ वाले टारगेट पूरे होंगे जी, ठीक है जी।
और उसके बाद जी डेली आपको 4-5 घंटे देने पड़ेंगे कम से कम। अपना रूटीन निकालो, 4-5 घंटे अब मेरे को लगता है ईजिली आप दे सकते हो। जिनके 3 ग्रुप हैं वो 3 घंटे दे लें, जिनके 2 ग्रुप हैं वो 4 घंटे दे लें, जिनका 1 ग्रुप है वो 5 घंटे दे लें जी। मतलब 3 से 5 घंटे की एक रेंज है, 3 घंटे से कम नहीं आपको देने, चाहे 3 ग्रुप आपके हों, और 5 घंटे से ऊपर भी नहीं बोलूंगा क्योंकि बाकी पेपर भी हैं जी। ठीक है जी। तो 3 से 5 घंटे की एक रेंज है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने घंटे दे सकते हो जी। ये तो है पूरा का पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूंगा तो इनकम टैक्स में 2 कैटेगरी मैंने बनाई है, कैटेगरी ए वाले टॉपिक और कैटेगरी बी वाले टॉपिक। अब कैटेगरी ए वाले टॉपिक में कौन कौन से हैं जी? रेट्स हो गया आपका, जो नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स होते हैं। मैट और एएमटी वाला चैप्टर हो गया। ट्रांसफर प्राइसिंग और डीटीडबलए ये टॉपिक हो गया। एक सेक्शन 40B हमने किया था पार्टनरशिप फर्म वाले केस में, रेम्यूनरेशन वाला, ये हो गया जी। और एक हो गया टॉपिक गार का। तो ये टॉपिक जो आपके हैं कैटेगरी ए में है। 15 दिन मैंने आपको दिया इनकम टैक्स को, 10 दिन आपने इसके ऊपर लगाने हैं, और 10 दिन वही सेम नोट्स आप साथ में पढ़ो, साथ में क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको दिया वो क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करके चलो। मतलब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन साथ के साथ प्रैक्टिस करने, बाद का तो मतलब ही नहीं है, बाद में टाइम मिलेगा ही नहीं, बाद में टाइम मिलेगा ही नहीं जी। ठीक है जी। और बी कैटेगरी वाले टॉपिक कौन से हैं जी? आपका हो गया पोयम वाला कॉन्सेप्ट हो गया, पोयम वाला रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, फर्म की टैक्सेशन जो अदर टॉपिक है 184 सेक्शन हो गया, 185 सेक्शन हो गया, जो पार्टनरशिप फर्म के अदर प्रोविजन है वो हो गया जी। उसके बाद गिफ्ट और डिविडेंड की टैक्सेशन हो गई जी। फिर आपका बायबैक की टैक्सेशन होगी, और अदर मिसलिनियस मतलब स्लम सेल हो गया, अमलगमेशन मर्जर हो गया जी। तो वो 5 दिन मैंने इसको दिया, 5 दिन आपके पास है नहीं, 5 दिन आपके निकल के आने। सेम पैटर्न रहेगा, नोट्स प्लस में क्वेश्चन बैंक आपका पैटर्न रहेगा जी। ये आपका रिवीजन 1 करने का तरीका है। रिवीजन 1 आपकी ऐसे होनी चाहिए कि क्या पता अगर मुझे रिवीजन 2 और 3 करने का टाइम ना मिला तो भी मैं रिवीजन 1 इतनी बढ़िया से करूं कि मैं एग्जाम हैंडल कर सकता हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिवीजन 1 जो है वो जल्दबाजी में करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। रिवीजन 1 कभी जल्दबाजी में नहीं होती जी। रिवीजन 1 जो होगी वो पूरी डेप्थ में होगी सर। और सही बताऊं, जब मैं पढ़ता था ना तो मैं तो ये सोच के पढ़ता था, यार विवेक अगर तुझे दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिला तो? सर दोबारा पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिलेगा? यार घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी की शादी अर्जेंट आ गई, कहीं जाना पड़ गया, तो फिर मैं एक्सक्यूज थोड़ा दूंगा कि मेरे तो तबीयत खराब हो गई थी, मेरे को तो कहीं जाना पड़ गया था, मेरे घर में तो शादी हो गई थी। आप किसको पागल बना रहे हो? आप कभी ना ये सोचना आप एक्सक्यूज देकर किसको पागल बना रहे हो। सर दुनिया पागल नहीं बैठी, वो रिजल्ट मांगती है। सिंपल सी बात है, दुनिया पागल नहीं है सर, वो रिजल्ट मांगते हैं। रिजल्ट लाके दिखा दोगे तो आपको मान जाएगी, नहीं लाके दिखाओगे तो वो एक्सक्यूज सुनने वाली नहीं है, एक्सक्यूज पे हंसने वाली है। क्योंकि जब आप किसी को बता रहे होते हो ना कि मेरे घर में शादी थी, मेरे को खांसी जुकाम था, वो हंस रहा होता है, अरे तेरे घर में शादी थी, लोग तो पागल बैठे हैं ना। लोगों को तो जिनको कोचिंग लेने को नहीं मिल रही, जिनके घर में इतनी अर्निंग नहीं है, वो रैंक लेके आ रहे हैं, तो हमें एक्सक्यूज दे रहे हैं, निकल यहां से। तो सिंपल सी बात है, जो आप देते हो वो जस्ट एक्सक्यूज होते हैं। ठीक है जी। अब जिनको एक्सक्यूज नहीं देने तो अपना काम पे लग जाओ, नहीं तो फिर अपने एक्सक्यूज तैयार कर लो, जो से आप तैयार कर सकते हो कि घर में शादी आने वाली है, खांसी जुकाम होने वाला है, मैं इतने दिन बीमार था। मतलब कई बच्चे कहते हैं मैं 10 दिन बीमार था। अच्छा, तो 10 दिन बीमार थे तो 9 महीने में 270 डेज होते हैं, तो मतलब 260 दिन आपने मेहनत ही नहीं की। मतलब 10 दिन बीमार थे ना, तो 260 डेज कहाँ गए भाई साहब? अरे सर वो तो कोचिंग में चले गए, वो तो फिर वो तो हो गए ना, क्योंकि हमें याद रहेंगे वो 10 दिन जब हमारी तैयारी नहीं हुई। ठीक है ना, हमें वो 10 दिन याद रहेंगे। हमें भाई की शादी ध्यान है, भाई की शादी मतलब भाई शादी ना करो हमारे पेपर के चक्कर में। यार भाई की शादी में 5 दिन लगेंगे भाई साहब, पहले भी तो आप पढ़े होंगे ना। तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, फर्स्ट रिवीजन को ये मान के चलो कि मेरी लास्ट रिवीजन है, ताकि जब आप सेकंड रिवीजन करो ना आपको इतना कंफर्ट फील हो कि यार मजा ही आ रहा है रिवीजन करने में। मतलब रिवीजन 2 में टाइम ना लगाना पड़े आपको। रिवीजन 2 ना मलाई की तरह भाई साहब ऐसे हो कि भाई साहब रिवीजन 1 में टाइम लगाया था तो रिवीजन 2 मेरी बहुत बढ़िया से हो रही है। इस तरह से आपको रिवीजन 1 करनी है। बाकी आपके ऊपर है, लाइफ आपकी है। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ आगे बढ़ना है, आप चाहते हो कि मेरा नाम भी पास की लिस्ट में आए, आप चाहते हो कि मुझे रैंक लेना है, आप चाहते हो कि मुझे फेलियर ना देखना पड़े, उसका एक तरीका है मेहनत करने का। एक्सक्यूजेज जो होते हैं वो दुनिया देती है और सबको पता है कि आप क्या कर रहे हो। आपके सही बता रहा हूँ सर, कई बच्चों के जेन्युइन प्रॉब्लम होती है बट फिर भी लोग एक्सक्यूज ही मानते हैं। तो बेटर ये है कि अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा दो ताकि हमें एक्सक्यूज ना देने पड़े।
ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो होगी रिवीजन 1। अब ये रिवीजन 2 कैसे करोगे जी? अब ये रिवीजन 2 कैसे करोगे? अब रिवीजन 2 में आपको मैंने 35 दिन दिए हैं, 35 डेज जो है वो रिवीजन 2 में है। ठीक है, इसमें 27 दिन आपके जीएसटी के हैं और 8 दिन जो आपके वो हैं वो इनकम टैक्स के हैं। मतलब 8 दिन इनकम टैक्स के हैं, 27 दिन जीएसटी और कस्टम आप मान के चल लो। ठीक है जी। अब देखो, ए कैटेगरी के टॉपिक पे 16 दिन है, बी कैटेगरी के टॉपिक पे 7 दिन है, सी कैटेगरी के टॉपिक पे 4 दिन है। अब ये करना कैसे है? नोट्स प्लस में सिलेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन नहीं करने, जो आपने रिवीजन 1 में क्वेश्चन बैंक 1 2 3 कंप्लीट किया उसमें जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए ना, जो नहीं हुए वो रिवीजन 2 में आएंगे। जो हो चुके हैं, ठीक है, उसको आप छोड़ दो। आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगते जा रहे हैं उस पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, डेंजर का निशान बना लो, एक्सपेक्टेड लिख लो। मतलब जो आपको लगता है, जो आपको अच्छा लगता है कि मुझे रिवीजन 2 में ये वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। ठीक है जी, मुझे रिवीजन 2 में ये वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं, तो उनको अपने रिवीजन 2 में करना है, सारे नहीं करने। सिलेक्टिव क्वेश्चन जो रिवीजन 1 में नहीं हुए होंगे या रिवीजन 1 में जो क्वेश्चन बढ़िया मुझे लगे होंगे वो रिवीजन 2 में मेरे काम आएंगे जी। ठीक है जी, ये आपका पढ़ने का सेम तरीका होगा, नोट्स प्लस में क्वेश्चन। और सेम रिवीजन 3 20 दिन का है जी। अब 20 दिन का बाइफरकेट कर लो, 15 दिन में आईडीटी, 5 दिन में इनकम टैक्स। इसमें कौन से क्वेश्चन होंगे? नोट्स तो यहां पर भी चलेंगे, नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने। इसमें वो क्वेश्चन आएंगे जो रिवीजन 2 में आपके नहीं हुए। तो जो क्वेश्चन रिवीजन 2 में आपके नहीं हुए वो रिवीजन 3 में काम आएंगे। मतलब क्वेश्चन को ना फिल्टर करते जाओ जी, क्वेश्चन को फिल्टर करते जाओ। और जब आप रिवीजन 3 करोगे तो उस टाइम पर आपकी टेस्ट सीरीज भी काउंट आएगी। और टेस्ट सीरीज इस बार मैं लेने की सोच रहा हूं, मैंने पक्का प्लान बना रखा है टेस्ट सीरीज का जी। इस बार मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मुझे आपका रिजल्ट चाहिए दिसंबर में। मुझे आपका दिसंबर में रिजल्ट चाहिए, बात खत्म होती है जी। सिंपल सी बात यह है कि मैं पूरी जान लगा दूंगा। तो टेस्ट सीरीज में लूंगा, बट अभी नहीं लूंगा, वो लूंगा नवंबर के मिड में लूंगा या दिसंबर के स्टार्टिंग में लूंगा। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि पहले कम से कम मैं चाहता हूं 2 आपकी रिवीजन हो चुकी हो टेस्ट देने से पहले। ऐसा ना हो कि आप अभी टेस्ट देने स्टार्ट कर दो, आप डिमोटिवेट हो जाओगे जी। मतलब बिना 2 रिवीजन के अगर कोई बच्चा टेस्ट देगा वो डिमोटिवेट ही होगा जी। तो टेस्ट सीरीज में लूंगा जी, बिल्कुल मैं टेस्ट सीरीज लूंगा, बट मैं लूंगा नवंबर के मिड में, नवंबर के एंड में। रीजन कि कम से कम 2 रिवीजन आपकी हो जाएं ताकि आप टेस्ट देने के लायक बन जाओ आप। ठीक है, 3 टेस्ट मैं लूंगा, 3 टेस्ट मैं लूंगा और बहुत बढ़िया लेवल के लूंगा सर। आपको एग्जाम में दिखा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट के अंदर से भी देखने को मिल सकते हैं, जिस लेवल के इस बार मैं टेस्ट लेने की सोच रहा हूं। ठीक है जी, बस अब सिंपल सी बात है यार, 3 महीने जान लगा दो यार। देखो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगले 3 महीने जो बच्चे चाहते हैं मुझे डिग्री चाहिए, जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते कि मुझे दर दर ऐसे हाथ करके मांगना पड़े, वो ये चाहते हैं कि कभी हम भी किसको पैसे दे सके, या हमें अपनी अर्निंग कमानी है। बस एक ही तरीका है, अब ये 3 महीने लग जाओ जी। कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए सर, दूसरा काम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपके दिमाग में बस एक प्लान हो कि दिसंबर मुझे दिख रहा है और दिसंबर में मुझे एग्जाम निकालने ही निकालने हैं, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है जी? बाकी मैं सही बता रहा हूँ भाई। वो एक लाइन है ना, वो लाइन है ना, अगर सूरज बनना है तो सूरज कितना जलना भी होगा। ठीक है ना, अगर सूरज हमें बनना है, मतलब अगर हम जिंदगी में प्रकाश देना चाहते हैं लोगों को, या हम अपनी लाइफ के अंदर भी अगर प्रकाश लाना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलना भी होगा। तो अगर सूरज की तरह जलेंगे तो हम सूरज बन भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। तो अगर सूरज बनना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। तो सिंपल सी बात है, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को हीट देते हो, कितना अपने आप डेडिकेटली रहते हो, कितना सेल्फ मोटिवेशन आप लेके आते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है रिजल्ट। और किसी चीज पर रिजल्ट आपका डिपेंड नहीं करता, रिजल्ट सिर्फ आप ही क्रिएट कर सकते हो, कोई दूसरा क्रिएट नहीं कर सकता। तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रिजल्ट। अब लग जाओ बस जी। ठीक है जी, तो फाइनली बस ये बातें मेरे को बतानी थी जी। अच्छा, मैं इसका PDF कट करके डाल दूं? ठीक है, चलो मैं इसका PDF फिर कट करके डाल दूंगा ताकि आपके पास रहे और आप इसको देख लेना जी। ठीक है, तो इस तरह से आपने रिवीजन करनी है। बाकी मेरी रिवीजन क्लास प्रोफेशनल की अक्टूबर में आएगी, अमेंडमेंट क्लास मेरी सितंबर में, 7 सितंबर से मेरी अमेंडमेंट क्लास आना स्टार्ट हो जाएगी जी। आपको अमेंडमेंट क्लास देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं फिर भी आपके ड्राइव पे डाल दूंगा, अगर आपको वैसे देखनी है तो देख सकते हो, यूट्यूब पे देखनी है देख सकते हो, नहीं तो हमारा ऑलमोस्ट सारी अमेंडमेंट कवर हो चुकी हैं। मैंने फिर भी कहा अगर कुछ एडिशनल मुझे लगेगी जो ICSI ने दी है तो मैं आपके ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा। डन है जी, लग जाओ बस। अब लास्ट के 3 महीने कुछ आपको दिखना नहीं चाहिए जी। ठीक है, क्लियर कट है जी। चलो जी, तो फिर बाकी हमारा अब जाके ये हमारा खत्म हो जाता है जी।
आज हमारा इनकम टैक्स खत्म हो गया, फिर हम स्टार्ट करेंगे अब कस्टम। कस्टम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 10 के 10 नंबर हमें कस्टम में भी लेने हैं। मतलब मेरा मन पता क्या है, 60 में से ना 60 नंबर हमारे आईडीटी में होने चाहिए। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलना चाहिए जी। और कस्टम के अंदर भी जान लगा दूंगा और फील करवा दूंगा कि आपको कस्टम कितना इंटरेस्टिंग है, आपको सर पढ़ने का नज़ारा ही आ गया हमें। ठीक है जी, तो अब हम मिलेंगे हम 2 तारीख से। ठीक है जी, अब हम मिलेंगे 2 तारीख से। रिया कह रही है सर सारे सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें? रिया ऐसे ही मैनेज करें। अगर आपके 3 ग्रुप है ना, अगर आपके 3 ग्रुप हैं तो आप दिन में 3 से 4 पेपर लेके चलो। देखो सिंपल सी बात है, आप ये मान के चलो कि मेरे को 14 घंटे पढ़ना है, दिन में 14 घंटे पढ़ना है। अगर कोचिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है तो हर पेपर के आप मान के चलो 4 पेपर ले रहे हो तो 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 3 घंटे, आप 15 घंटे का आउटपुट लेके चलो जी। और दिन में 4 पेपर लेके चलो, अगर आपका माइंड में क्लियर है कि मुझे तीनों ग्रुप देने हैं। ठीक है जी, और किस तरह से आप लेके चलो, पहला और तीसरा ग्रुप, पहले ये कॉम्बिनेशन आप लेके चलो कि मुझे पहला और तीसरा पहले कंप्लीट करना है। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप सेकंड पे आ जाओ जी। और एक प्लान लेके चलो कि 8 से 1 सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक का टाइम टेबल मेरा क्या है। डेज लिख लो, सामने डेज लिख लो, ऊपर सब्जेक्ट लिख लो, और यहाँ पे लिखो कि हाँ भाई इस दिन मुझे टॉपिक करना है, इस दिन ये टॉपिक करना है। आपको अगर स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है तो आप वीकली शेड्यूल बना लो, 15 दिन का बना लो, ज़्यादा बड़ा मत बनाओ, पहले 15 दिन का कंप्लीट करो, अगर वो कंप्लीट हो गया फिर अगला 15 दिन का बनाओ। इस तरह से आप टारगेट लेके चलो जी।